नमस्कार, आदाब। रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। ईरान और कतर के दरमियान कल बातचीत ख़त्म हो गई। एक रोज़ा बातचीत थी। कतर के प्राइम मिनिस्टर और उसके फॉरेन मिनिस्टर, एक ही आदमी दोनों पोस्ट पे हैं, शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जसीम अल थानी। उनका दौरा हुआ था। उनकी मुलाकात वहाँ पे तमाम लोगों से हुई। अब्बास अरगची से हुई। उनकी मुलाकात वहाँ पे बाकर कालिबाफ से हुई। उसकी उनकी मुलाकात वहाँ पे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के में जो सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं मोहसिन रज़ाई, उनसे उनकी मुलाकात हुई। और जो बातचीत के बाद जो रीड आउट है और तमाम चीज़ें हैं, उससे ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव माहौल में ये बातचीत हुई होगी। मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ जो कतरी फॉरेन मिनिस्ट्री का है, और फिर उसके बाद हम इस सवाल पे आएंगे कि क्या इससे ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है कि अमेरिका और ईरान का जो एमओयू है उसको वापस से रिवाइव किया जा सकता है। क्या उसके रिवाइवल की कोई गुंजाइश वहाँ पे बन रही है या नहीं बन रही है। पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। स्टेटमेंट कह रहा है कि हिज एक्सेलेंसी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जसीम अल थानी met in Tehran on Thursday with His Excellency Minister of Foreign Affairs and Islamic Republic of Iran अब्बास अरगची। कह रहे हैं कि दोनों की मुलाकात हुई अब्बास अरगची और उनकी। डिस्कशन ड्यूरिंग द मीटिंग डेल्ट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द रीजन एंड द एफर्ट्स टू डेस्केलेट टेंशन को डेस्केलेट करने के लिए जो है उस पर बातचीत हुई एंड क्रिएट अ कंडीसिव एनवायरनमेंट फॉर डायलॉग, और डायलॉग के लिए कंडीसिव एनवायरनमेंट बनाया गया, thereby contributing the enhancement of the regional security and stability. The meeting also addressed ongoing discussions regarding the proposed interim framework, which includes the establishment of a temporary joint shipping corridor through Strait of Hormuz and an agreement to implement a joint project to clear the Strait of Mines. ये जो कल ओमान के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं और उसमें जो एक टेम्पररी एग्रीमेंट की बात हुई है, जिसमें कि एक टेम्पररी रूट जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि माइंस जो हैं वो वहाँ से हटाई जाएँ। माइंस के बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि डोनाल्ड ट्रंप मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए माइंस के बारे में बार बार कहते हैं कि हमने डिमाइन कर दिया है, और अगर अभी ईरान उसको माइन करने की कोशिश करेगा तो हम उसके परखच्चे उड़ा देंगे, हम सैटेलाइट से देख रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जहाँ पे माइंस लगाई हुई है वहाँ माइंस लगी हुई हैं। जो ट्रंप के खुद के एलाय हैं उन्होंने स्टोरी लीक की है ब्लूमबर्ग और बाकी जगहों को, और जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से, और उनको कहा है कि माइंस वहीं पे हैं। एनीवेयर बिटवीन 80 to 150 माइंस जो ईरान ने लगाए थे वहाँ पे हैं, और वो तभी क्लियर हो सकता है जब ईरान जो है इसमें पार्टिसिपेट करे या ईरान इसकी परमिशन दे। जो अमेरिकी वॉरशिप हैं वो ओमान के तट के पास जो अमेरिका ने एक कॉरिडोर बनाया है, जिसकी कोशिश जहाँ पर उनकी है कि वो इंटरनेशनल शिपिंग फर्म्स को कह सकें कि तुमको वो कॉरिडोर यूज करना है, वहाँ के उन्होंने कुछ माइंस जो हैं हटाए हैं। लेकिन माइंस का मसला ये है कि चूँकि इस चीज़ के बहुत दिन हो गए, 5 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो अब माइंस कई जगहों पे फ्लोट करके भी चले गए हैं, यानी वो उन पोजीशंस पे नहीं है जहाँ पे वो ओरिजिनली डाले गए थे। ओरिजिनल कहाँ पोजीशन है ये मैप ईरान के पास होगी। ज़ाहिर है कि फिर वो ईरान ही वो डिसाइड कर सकता है कि कहाँ से वो हटाना है। दूसरा ये कि एक लिम्पेट माइन होती है। लिम्पेट माइन ये होती है कि वो जाके चिपक जाती है, यानी किसी भी लोहे में वो मैग्नेटिक होती है, तो शिप के हल में वो चिपक जाती है और वहाँ पे उसको डैमेज करती है। ईरान की पास अभी सलाहियत है कि वो इन जो नॉर्मल माइंस हैं उनसे ज़्यादा ये लिम्पेट माइंस का यूज करके और वो जहाज़ जो उधर से जो उसकी परमिशन के बगैर जाएंगे उसको डुबा सकता है। तो यहाँ उसकी बातचीत हो रही है। जैसा मैंने कहा कि इंटरनेशनल पार्टनर जो अमेरिका के हैं उन्होंने कॉल आउट किया है झूठ जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं। आप दिन में इतना झूठ बोलते हैं कि आदमी कॉल आउट भी क्या करे। तो ये चीज़ है। आगे स्टेटमेंट कहती है कि ड्यूरिंग द मीटिंग हिज एक्सेलेंसी द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स स्ट्रेस द नेसेसिटी ऑफ रेस्पेक्टिंग द सॉवरेनिटी ऑफ नेबरिंग कंट्रीज एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। ये जो कि सॉवरेनिटी का आपको करना चाहिए कि हम पर हमला मत कीजिए, एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, एम्फेसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूइंग डिप्लोमेटिक एफर्ट टू डीएस्केलेट टेंशंस एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट थ्रू डायलॉग। डायलॉग के थ्रू ये हम करेंगे। For his part, His Excellency the Iranian Foreign Minister expressed his gratitude to the State of Qatar for its continued diplomatic effort aimed at de-escalation and supporting dialogue। मतलब उनको कहा कि
हम आपको थैंक यू बोलते हैं कि आप ये बार-बार एफर्ट ले रहे हैं। आरागची ने अपना अलग से स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हैड अ क्रिएटिव डिस्कशन विथ हिज एक्सेलेंसी द एफएमएम पीएम एंड एफएम ऑफ कतर। क्रिएटिव से यहाँ मुराद है कि कोई एक नया कोई प्रपोजल लेके ये गए होंगे कि अच्छा ये नहीं आपका ये है और अमेरिका ये नहीं मान रहा है तो हम ये प्रपोज कर रहे हैं। इसके लिए क्रिएटिव वर्ड यूज किया गया है। देखें डिप्लोमेसी में जो शब्दावली होती है, जो अल्फाज यूज होते हैं, उसका बड़ा महत्व होता है। ये अल्फाज आपको किसी लुगात में, किसी डिक्शनरी में तो मिल जाएंगे, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज किया गया है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप बहुत दिनों तक इन चीज़ों को नज़दीक से देखेंगे, नज़दीक से पढ़ेंगे। हमारा आइडिया यही होता है कि आपसे ये मेहनत ना करवा के हम ये मेहनत करें और आपके पास उस एक लुब्बल-लुबाब जो है वो लेके आएँ, ताकि एक सही आइडिया आपको इन चीज़ों का हो सके। जब भी ये क्रिएटिव डिस्कशन वर्ड यूज होता है किसी भी डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में या किसी भी मैसेज में, तो इसका मतलब ही ये होता है कि कोई नई चीज़ जो है वो की गई है, क्रिएटिव है, कुछ नया एक प्रपोजल आया है। और नया प्रपोजल से ही सिर्फ मतलब नहीं है, क्रिएटिव कहने का मतलब ये है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ उसकी एक्सेप्टेंस भी वहाँ पे जताई जा रही है, यानी बताया जा रहा है कि क्रिएटिव है, यानी मतलब अच्छा है, मतलब इसमें कुछ है, इसमें कुछ माल मसाला है, इसके साथ खेला जा सकता है, ये है। आगे लिखते हैं, ये आरागची का बयान मैं पढ़ रहा हूँ। पुटिंग डिप्लोमेसी बैक ऑन ट्रैक इज़ नॉट इम्पॉसिबल, कह रहे कि इम्पॉसिबल नहीं है। इट हिंजेज ऑन यूएस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सिंपल फैक्ट। ये डिपेंड करता है एक छोटी सी चीज़ पे जो यूएस को समझना चाहिए कि प्रेशर डज नॉट वर्क, हम पे प्रेशर जो है वो काम नहीं करता। द यूएस शुड बिल्ड ट्रस्ट, पहले उसको ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए, एतमाद बनानी चाहिए। स्पीक रिस्पेक्टफुली, सही तरीके से उनको बातचीत करनी चाहिए, धमकी वगैरह नहीं देनी चाहिए। एक्नॉलेज आवर राइट्स, हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो हुकूक हैं, उसको तस्लीम करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, हमारे अधिकारों को उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। एंड अपहोल्ड कमिटमेंट, जो कमिटमेंट आपने की है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने एक मैप दिखाया जिसमें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कह रहे हैं यूएस टेरिटरी, अपना लिख दिया और न्यू यूएस टेरिटरी उसमें लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ वो कनाडा के वो लेक ओंटारियो का भी नाम लेक अमेरिका और इस तरह की ये जो मतलब बेवकूफ़ाना जो एक चीज़ होती है उसमें वो अपना लगे हुए हैं। हालांकि उससे उसको काउंटर करते हुए जो गरीब आबादी हैं, उसने एक बयान दिया है, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं काज़िम गरीमाबादी, और उन्होंने कहा है कि ट्रंप जो है वो डिल्यूजन से यानी दिग्भ्रमित हो गए हैं। कह रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर, क्या कि स्किज़ोफ्रेनिक है, डेट मैनिफेस्ट एज इम्पेयर्ड थिंकिंग एंड डिसऑर्डर्ड परसेप्शन ऑफ रियलिटी, जिसमें आपका रियलिटी का परसेप्शन डिस्टॉर्ट हो जाता है। इट्स मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर हेल्यूसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स, मतलब वो ट्रंप को कह रहे हैं कि इसको साइकोटिक बीमारी है, इसको डिल्यूजन हो गया है। दूसरी तरफ जहाँ तक बातचीत का सवाल है, जाहिर है कि चाहे वो कतर हो या कोई भी कंट्री हो, ये ट्रंप ये यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ही सिग्नल्स उसको भेज रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि एक तरफ सिग्नल भेजते हैं और दूसरी तरफ उनका जो यानी वहाँ आप देख ही रहे हैं कि जैसे उसका प्रेसिडेंट है वो किस तरह के स्टेटमेंट और किस तरह की चीज़ें दे रहा है। जहाँ तक ये जो इकोनॉमिक प्रेशर का सवाल है, तो अव्वल तो ये है कि प्रेशर इटसेल्फ काम नहीं करता, क्योंकि ये पहले भी देखा जा चुका है, आपने सारी चीज़ें कोशिश कर ली हैं। जो आपको ये लगता है कि बिटवीन कैपिचुलेशन एंड इम्प्लोजन, ईरान इम्प्लोजन कैपिचुलेशन चुनेगा तो वो ईरानी ना तो वो जनता को जानते हैं, ना कौम को जानते हैं, ना वहाँ की हुकूमत को जानते हैं। ईरान ये श्योर करेगा कि अगर उसका इकोनॉमिक इम्प्लोजन होता है तो वो खित्ते का कोई भी देश ऐसा नहीं बचेगा जिसका इकोनॉमिक इम्प्लोजन वो नहीं करवा देगा, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यही रीज़न है कि कतर जैसे देश जो हैं वो परेशान हैं। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी पिछले हफ्ते कि इस साल कतर का खुद का जो इस साल का बजट है वो उसके बजट में 30% की गिरावट आई है। किसी भी देश के बजट में अगर 30% की गिरावट आती है तो वो बहुत ही यानी वो मुश्किल, बड़ा शदीद वो उसको माना जाएगा कि ये एक डेंजरस टेरिटरी में उस कंट्री की इकॉनमी जो है वो एंटर कर गई है। क्योंकि ऑफ कोर्स
30% ईयर ऑन ईयर रिडक्शन कोई मामूली बात नहीं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तमाम देश अपने तेल और अपने गैस जो हैं वो नहीं बेच पा रहे हैं। यानी जो एक मुश्किलात जो पहले सिर्फ ईरान झेलता था और आज भी झेल रहा है, ज़ाहिर है इन्फ्लेशन है और ये तमाम चीज़ें वहाँ देखने को मिल रही हैं। लेकिन ईरान के अंदर ये भी अंडरस्टैंडिंग है कि ख़ासकर जो प्रिंसिपलिस्ट हैं, जो सूलगिरह हैं, उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है। उनका कैलकुलेशन है कि अगर 60% की हमारी इन्फ्लेशन भी रहे तो आई विल आउटलास्ट डोनाल्ड ट्रंप। मतलब हम डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर को आउटलास्ट कर सकते हैं। और दरमियान में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी वो सिचुएशन है, वो हम उनके लिए भी क्रिएट करेंगे। यानी उनके यहाँ भी डीजल प्राइसेस बहुत तेज़ी से भाग रही हैं और चूँकि लाइक इंडिया, अमेरिका में भी जो ट्रांसपोर्टेशन का प्राइमरी फ्यूल है वो तो डीजल है। तो गैसोलीन के प्राइस तो बढ़ ही रहे हैं, डीजल के प्राइस उससे ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसके इम्पैक्ट जो हैं वो अमेरिका के आपको यानी सारी चीज़ों पे जो उसके जो मीट, एग, इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पे देखने को मिल रही। इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डेटा आया था कि ये जो महीने होते हैं, अभी के जो 2-3 महीने होते हैं, वो अमेरिका के प्राइमरी बारबेक्यू के महीने हैं। यानी वो महीने हैं जब लोग बारबेक्यू करते हैं और उसमें मीट का सेल, एक्चुअली बीफ का सेल जो है वो गिर गया है। इसी के कारण आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि हमने एक डील की है जिसमें कि हम वो बीफ सप्लाई करेंगे। ये बीफ वो बीफ है जो गंदी क्वालिटी का है, जो अर्जेंटीना से आता है, जिसको चाइना ने रिजेक्ट कर दिया था। वो रिजेक्टेड बीफ खाने की नौबत आ गई है। बाज़ जगहों पे वो ये कह रहे हैं कि वाइल्ड हॉर्स, जो जंगली घोड़े हैं, उसके मांस को उसमें मिला के और उसको मिन्स करके वो मीट, यानी ये अमेरिका की हालत है जहाँ पे कि यानी दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, दुनिया का सबसे मजबूत देश है, वहाँ पर ये अभी देखने को मिल रहा है। तो जो ईरान का मकसद है वो ये बहुत सिंपल है कि भाई हमारा तो इम्प्लोजन होगा, लेकिन हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। और ये कतर और कुवैत और ये तमाम देश जो खित्ते में हैं, जिनको ये लगता है कि ईरान का इम्प्लोज़न हो जाएगा और उनका नहीं होगा, तो वो इकबाल का वो बड़ा फेमस एक शेर है कि जो शाख़ नाज़ुक पे आशियाना होगा वो नापायदार होगा। तो ये जो नाज़ुक शाख़ पे जो आशियाना उन्होंने बनाए हैं, वो नापायदार है और ये ईरान को भी पता है। तो वो अपनी जो उसकी प्रॉब्लम है, अब उसको वो ग्लोबलाइज़ प्रॉब्लम बनाएगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ मैं सफ़र करूं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जितना ये क्लोज़र ये मुश्किल और उसकी बढ़ेगी, उतना और ज़्यादा प्रेशर मुज्तबा ख़ामेनी पे बढ़ेगा कि दो चीज़ करे। अव्वल तो एनपीटी से पहले विड्रॉ करे। विड्रॉल इटसेल्फ ये होगा कि वो लड़ाई को, यानी वो ये जो लो यील्ड लड़ाई जो चल रही है वो नहीं रहेगा, क्योंकि देन तो फिर अमेरिका और इजराइल को ये लगेगा कि भाई ये तो अब 2 महीने 3 महीने में वेपन बना सकते हैं। जैसे ही आपने एनपीटी से विड्रॉ किया तो फिर आप वेपन बना सकते हैं। और वो पॉलिटिकल डिसीजन अगर हो गया तो ये फिर इनको हमला करना पड़ेगा। ये सिर्फ इस बात से बात नहीं बनेगी कि आप एक लो थ्रेशोल्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको आप करते रहिए, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको आप करते रहिए। सिर्फ इस बात से बात जो है वो नहीं बनेगी। तो ये चीज़ जो है यहाँ इंटरेस्टिंग है, समझने की है कि कैसे अमेरिका जो है वो इसको डील कर रहा है, इन चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहा है। कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है कि जो ये बयान है इसमें मोहसिन रज़ाई का भी बयान आया है और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें कि वो बार बार कह रहे हैं कि इनफैक्ट कतर को याद दिलाते हैं कि ईरान ने बहुत ही डिफ़िकल्ट वक्त में तुम्हारी मदद की है और तुमको ये चाहिए कि तुमको भी इस वक्त जो है ईरान की मदद करनी चाहिए। डिफ़िकल्टी है जिसको वो एक्नॉलेज भी करते हैं और एक्नॉलेज करके कहते हैं कि हम नहीं भूले हैं और हमारी कोशिश होगी कि ये, तो यानी एक हम आहंगी वहाँ पे वो आपको देखने को मिलेगी। जैसा मैंने कहा कि रिटेलिएशन, अगर इकोनॉमिक प्रेशर और बढ़ता है तो रिटेलिएशन होगा। कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट अब इस चीज़ से अग्री कर रहे हैं। ओबामा एरा के चीफ़ एडवाइज़र वली नसर ने जो अपने कमेंट दिए हैं उसमें भी उन्होंने इसी बात का वो किया है और ये डर अब अमेरिका में भी उनको लगने लगा है। 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं अभी। एक तो जो मैंने आपको बताया कि ये
यानी एक कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह इसको लो इंटेंसिटी रखें। दूसरी उनको इस बात का डर है कि ये चीज़ हाथ से निकल सकती है। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्डर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि जो नेशनल इमरजेंसी प्रोविज़न का सहारा लेकर उन्होंने कहा है कि जो फॉरेन मेड इक्विपमेंट हैं वो यूएस इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में इस्तेमाल नहीं होंगे। इनको ये लगता है कि उसको हैक कर लिया जाएगा, इस तरह की कोई चीज़ जो है वो ईरान कर सकता है। हालाँकि फॉरेन इक्विपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, अगर वो हैक करने की कोशिश करना चाहेंगे तो वो हैक कर सकते हैं। यानी अभी बहुत तीर जो हैं वो तरकश में हैं। कौन से तीर इस्तेमाल होंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अब ये क्या प्रपोज़ल लेके आए हैं कतर की तरफ से, जिसको कि आरागची ने क्रिएटिव कहा है, ये भी देखना ज़रूरी है। क्या क्रिएटिव इनफ है कि एमओयू वापस से रीइंस्टेट हो सकता है? देखेंगे। जो भी इसमें अब डेवलपमेंट होगा हम आपके पास लेके आएँगे। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।